हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन के बाद अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं, शेडो है। आप किसी चीज का प्रोजेक्शन लोगे तो उसकी शेडो कहां पर गिर रही है, कैसे गिर रही है, बस अपने को वो देखना है। तो प्रोजेक्शन, तो उसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही लेंगे। प्रोजेक्शन, ओके। तो मेरा 2D प्लेन में दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब। तो मेरा ये कोई वेक्टर है P, x, y, ओके, ये मेरा वेक्टर है। तो मुझे इस पॉइंट P का यानी कि आप वेक्टर का ही बोल सकते हो, पॉइंट P का मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस। तो कैसे जाएगा? शेडो x एक्सिस पर ऐसे बनेगी, ओके। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर से लाइट करूंगा, मैं इसके ऊपर से अगर मैं बल्ब जला देता हूं तो मैं प्रोजेक्शन x एक्सिस पर आएगी, वो शेडो होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की P की जगह मैं T कर देता हूं, तो T ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू x0। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं इधर से लाइट कर देता हूं, अगर मैं लाइट को इधर से कर देता हूं, ओके, तो मेरे पास कहां आएगी प्रोजेक्शन? y एक्सिस पे आएगी। तो यानी कि यहां पे क्या होगा मेरे पास? 0, y। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलूंगा? प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस अलोंग x एक्सिस। ऑन y एक्सिस मतलब कि y एक्सिस पर अपन दे रहे हैं, अलोंग x एक्सिस यानी x एक्सिस के अलोंग दे रहे हैं अपन, x एक्सिस के अलोंग दे रहे हैं y एक्सिस पर, और इसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ओके। तो लेट t है R2 ओवर R2 ओवर R, ओके। देन प्रोजेक्शन is first projection on x axis, on पे ध्यान देना, on x axis along y axis is defined as t of x, y equals to x, 0। इस तरह का होगा क्योंकि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कहां पे आ रही है? x एक्सिस पर आ रहा है। x एक्सिस पर था तो x एक्सिस पर y क्या होता है? 0। तो मेरे 0 को, इसको x एक्सिस को शो कर देगा। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ऑन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऑन y एक्सिस along x axis is defined as t of x, y equals to 0, y। ये मेरी होगी प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो मैं जो y एक्सिस, x एक्सिस, इनको मैं R2 और R क्या होते हैं? सब स्पेस होते हैं, तो सब स्पेस मान सकता हूं मैं। तो लेट w इक्वल्स टू, मैंने माना कि x, 0 सच दैट x एलिमेंट ऑफ R, मैंने ये मान लिया। एंड w डैश मैंने मान लिया कि 0, y सच दैट y एलिमेंट ऑफ R, मैंने ऐसा मान लिया। तो अगर आपको पता हो, डायरेक्ट सम अपन ने पढ़ा है,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v क्या है मेरा, r2 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता नहीं लिख सकता, w डायरेक्ट सम w डैश, डायरेक्ट सम में बताया मैंने आपको पीछे लेक्चर में। तो ऐसा है ना ये, तो w क्या है, w डैश का कॉम्प्लीमेंट है, w डैश क्या है, w का कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरे पास मुझे क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है, तो मैं इनकी हेल्प लूंगा, इनकी टर्म्स में, सब स्पेस की टर्म्स में मैं निकालूंगा प्रोजेक्शन। और वो कैसे निकालते हैं, तो देखो टी ऑफ एक्स वन, मैं केस लेके चल रहा हूं, मैं सबसे पहले तो केस लेके चलेंगे, केस वन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि मैं एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं। ओके, तो सिमिलरली जो अगला केस होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, तो वाई एक्सिस एक्यूरेट सेम है, बस जहां यहाँ पर एक्स है वहां पर वाई आ जाएगा, बस एक्स की जैसे एक्स के लिए लिखेंगे वैसा वाई के लिए लिख देंगे, सेम टू सेम। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कैसे लिखता हूं मैं, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा जीरो, ऐसा लिखता हूं मैं। अब एक्स कोमा वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, टी ऑफ एक्स कोमा जीरो प्लस जीरो कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा जीरो, ये तो मेरा ऐसा वैसा ही है। ओके, अब एक्स कोमा जीरो क्या शो करता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और एक्स एक्सिस के लिए मैं सब स्पेस क्या माना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू माना है। और इसी तरह ये किसको शो करता है, डब्ल्यू डैश को शो करता है, और ये भी किसको शो करता है, डब्ल्यू को शो करता है। तो इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूं कि टी ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू, जब मेरा प्रोजेक्शन क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, क्या है मेरा, ऑन एक्स एक्सिस, तो टी ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि भाई आप y को कुछ भी रखो वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो, यानी कि y एक्सिस मेरी कहां पर गई, पूरी की पूरी नल स्पेस में गई, यानी कि मेरा सब स्पेस ये w डैश कहां गया, पूरा का पूरा नल स्पेस में गया। इंप्लाइज दैट टी ऑफ w डैश कहां गया मेरा, जीरो, जीरो शो करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप w डैश करोगे तो वो जीरो करेगा, यानी कि कर्नल टी में क्या आएगा मेरे पास, w डैश, और इमेज ऑफ टी में क्या आएगा मेरे पास, इमेज ऑफ टी। तो देखो जब इमेज टी मतलब जब आप टी ऑफ डब्ल्यू करोगे, टी ऑफ डब्ल्यू करोगे तो वो मेरे पास क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्योंकि भाई मेरे पास ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, ओके, और मैं इसके ऊपर ऐसे ऊपर से लाइट कर रहा हूं मैं, है ना, तो इसकी एक्स एक्सिस पर इमेज यानी कि शेडो क्या बनेगी, वो यहीं की यहीं होगी, यहीं की यहीं पर होगी। तो इसका मतलब टी और डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा, तो इमेज ऑफ टी मेरे पास क्या आएगी, डब्ल्यू, इमेज ऑफ टी डब्ल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से अपने को देखना है कि टी डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू जीरो एंड टी डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। जब मैं वाई एक्सिस के लिए करूंगा तो टी डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। कर्नल टी में मेरे पास डब्ल्यू आ जाएगा, कर्नल इमेज टी में मेरे पास डब्ल्यू डैश आ जाएगा, जब मैं वाई एक्सिस करूंगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। चलो ठीक है, यहां तक मेरी बात हो गई। तो देखो और आगे बढ़ते हैं अपन प्रोजेक्शन में। तो मेरे पास लास्ट रिजल्ट क्या आया कि टी ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू। ओके, मेरे पास ये आया। अब मैं इसके ऊपर एक बार वापस टी लगाता हूं, यानी कंपोजिट कर रहा हूं मैं इसको। अब दोनों के देखो डोमेन को डोमेन सेम है तो मैं लगा सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो टी ऑफ टी, अब टी ऑफ टी लिखने से अच्छा है मैं क्या कर दूं, इसको एक बार में टी स्क्वायर कर दूं, क्योंकि सेम ही तो है। तो टी स्क्वायर को आप टी इंटू टी मत मानना, मैट्रिक्स में मान सकते हो, मैट्रिक्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो। और कंपोजिट मैट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको आगे। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं बता ही चुका हूं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट, बट यहाँ तो कंपोजिशन है, तो टी ऑफ डब्ल्यू बनेगा ये ऐसे। ओके, तो टी ऑफ डब्ल्यू क्या है मेरे पास, डब्ल्यू, डब्ल्यू है। इसका मतलब क्या चल रहा है मेरे पास कि टी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, मेरे पास क्या आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डब्ल्यू क्या है मेरे पास, टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश है, टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश है, तो टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश हो गया। तो इससे मेरे को क्या मिला कि टी स्क्वायर इक्वल टू टी, टी स्क्वायर इक्वल टू टी मिला, नहीं मिला मेरे को, क्योंकि ये तो क्या है दोनों के दोनों सेम हो गए। तो स्क्वायर मतलब ये इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी, अब टी के रेस्पेक्ट टी क्या है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं इसको मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ, तो मैं इसको मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स मान रहा हूं। तो जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए होती है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये होती है अपनी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यानी कि इंप्लाइज दैट टी इज
idempotent ट्रांसफॉर्मेशन, idempotent ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो टी मेरी idempotent ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपनी प्रोजेक्शन है ना, तो इसका मतलब एवरी, और देखो पहली बात एक और चीज देखो, ये स्टेटमेंट बोल दूं मैं उसके पहले एक और चीज देखो कि भाई ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा क्या है x एक्सिस है, दोनों का मैंने डायरेक्ट सम किया तभी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आए। दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है नहीं है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, R2/R में दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गए, दोनों का डायरेक्ट सम मेरे पास v आ गया। तो और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमें प्रोजेक्शन है, तो एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट प्रोजेक्शन, एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट, इतना लिख लो काफी है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये चीज अपने काम आएगी, इसको ऐसा वैसा रखो, ठीक है। इसको अभी आपको याद रखना है कि टी ऑफ W प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू W। ओके, प्रोजेक्शन में ये एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो नॉट एवरी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल पे ध्यान देना, ऑर्थोगोनल मतलब एंगल 90 होना चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए। ओके, तो जिस तरह से अपन R2/R में कर रहे हैं, R3/R में भी कर सकते हैं। ओके, R3/R में भी कर सकते हैं, तो वहां पे आपको देखना लाइट कैसे पड़ रही है। आपने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ, एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम्स बाउंडेड बाय द कर्व्स, तो इस तरह की चीजें पढ़ी हुई, उसमें भी अपने यही तो चलता है प्रोजेक्शन की भाई कहाँ इमेज जा रही है, अपने को कर्व कहाँ से कहाँ लेना है, लिमिट, तो इस तरह की चीजें हैं। तो एवरी, और तो यहाँ पे नोट लिख रहा हूं मैं, एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट। क्या है मेरे पास, इडम्पोटेंट, ठीक है। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स खैर अपने आगे भी आएगी, जब मैं स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना उसमें पढ़ाऊंगा, उसमें अपन पूरा एक्सप्लोर करेंगे इडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती कैसी है, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होगी, 11th-12th में सिर्फ डेफिनेशन आती है, लेकिन आगे अपन देखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, पूरी डिटेल क्या है इडम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट। ओके, तो मेरा ये टी का काम हो गया। अब मैं चलता हूं I माइनस टी की तरफ, I माइनस टी की तरफ चलता हूं मैं। तो क्योंकि I माइनस टी ही क्यों, पहले ये भी देख लो ना, I माइनस टी ही क्यों, क्योंकि अगर टी स्क्वायर इक्वल टू टी होता है तो I माइनस टी स्क्वायर, ये भी I माइनस टी होता है। अगर कोई मैट्रिक्स अपनी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, तो I माइनस ए, यहाँ पे टी है तो I माइनस टी, वो भी मेरी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, इसीलिए मैं I माइनस टी को कर रहा हूं। तो I माइनस टी, और यहाँ पे क्या है, W प्लस डब्ल्यू डैश, यही है मेरे पास, तो अंदर ऑपरेट करो तो क्या बनेगा, I W प्लस डब्ल्यू डैश माइनस टी W प्लस डब्ल्यू डैश, यही बनेगा। अब I तो क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसका मतलब ये W प्लस डब्ल्यू डैश को खुद पर, यानी कि W प्लस डब्ल्यू डैश पर ही मैप कर देगा। तो यानी कि क्या मेरे पास, W प्लस डब्ल्यू डैश माइनस टी ऑफ W प्लस डब्ल्यू डैश, क्या है मेरे पास, W माइनस W, तो ये गया, सब स्पेस ही हट गया। ओके, यानी कि मेरे पास क्या बना, I माइनस टी W प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू W डैश, ये बना मेरे पास ऐसा बना। इसका मतलब कि भाई मेरे पास कर्नल में, कर्नल ऑफ I माइनस टी में मेरे पास क्या आएगा, कर्नल ऑफ I माइनस टी, मैंने जब W प्लस डब्ल्यू डैश किया था, यानी कि जब मेरा ये x एक्सिस था प्लस y एक्सिस था, तो I माइनस टी ने मेरे को क्या इमेज दी, मेरे को इमेज दी सिर्फ y एक्सिस इमेज दी मेरे को, x एक्सिस क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो कर्नल I माइनस टी में मेरे पास क्या आएगा, W आएगा। एंड इसी तरह इमेज ऑफ I माइनस टी में मेरे पास क्या आएगा, W डैश, ये आएगा मेरे पास। तो देखो कर्नल I माइनस टी W है, और W ही मेरे पास क्या है, इमेज ऑफ टी है। ओके, इमेज ऑफ टी है, इमेज ऑफ टी, और इमेज I माइनस टी W डैश है, और W डैश क्या है मेरे पास इधर से, कर्नल टी है। ओके, तो देखो अपन ने पहले भी रिजल्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कि इमेज I माइनस टी इक्वल्स टू कर्नल टी इंप्लाइज दैट, ये यहाँ पे कर्नल लिखा हुआ है तो कर्नल लिख लो, कर्नल I माइनस टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी, अपन ने पहले रिजल्ट पढ़ा हुआ है, और इस तरह ये भी पढ़ा हुआ है कि इमेज ऑफ
आई माइनस टी इक्वल्स टू कर्नल टी। तो देख लो यहां से भी मेरा वो रिजल्ट वेरीफाई हो गया, यहां से भी मेरा वो रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि इमेज आई माइनस टी इक्वल्स टू कर्नल टी, कर्नल आई माइनस टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी। अच्छा, तो मैंने ये तो इमेज आई माइनस टी वगैरह ये तो कर लिया। अब इधर देखना है मुझे कि सच में आई माइनस टी मेरे पास ये इडम्पोटेंट होगा नहीं होगा, इडम्पोटेंट होगा या नहीं होगा। तो इतनी बात तो हो गई मेरे पास। ओके, तो अब देखो, अब मैं सीधा चलता हूँ वापस इसके ऊपर आई माइनस टी अप्लाई करूंगा मैं, आई माइनस टी। तो वापस मैंने क्या, तो ये क्या बनेगा, आई माइनस टी का स्क्वायर कंपोजिशन है। ओके, ये क्या है भी कंपोजिशन, आई माइनस टी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, क्या बनेगा मेरे पास आई माइनस टी डब्ल्यू डैश। ओके, तो मेरे पास आई डब्ल्यू डैश माइनस टी डब्ल्यू डैश, आई डब्ल्यू डैश मेरे पास क्या बनेगा डब्ल्यू डैश माइनस टी डब्ल्यू डैश, क्या है मेरे पास जीरो है, तो डब्ल्यू डैश माइनस जीरो यानी कि डब्ल्यू डैश, और डब्ल्यू डैश मेरे किसके इक्वल है, आई माइनस टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, यानी कि मेरे पास क्या बना आई माइनस टी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू डैश है, और डब्ल्यू डैश मेरा आई माइनस टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, आई माइनस टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। ओके, तो देखो यहां से भी क्या आ गया मेरे पास, इंप्लाइज दैट आई माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस टी आ गया मेरे पास, ये भी आ गया मेरे पास। तो यहां से भी वही लिख सकता हूं कि एवरी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्योंकि एक्स वाई एक्सिस में लिया दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, तो एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट। ओके, तो चलो यहां तक मेरा काम हो गया, तो इसको लिख लेना आपकी एवरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इडम्पोटेंट। ओके, तो इस तरह से आपको करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको यूज करो। तो मैं एक नोट लिखता हूं, नोट जो कि आप जानते हो, इस नोट को मैं बोल भी चुका हूं अभी। इफ T is idempotent, if T is idempotent matrix और ट्रांसफॉर्मेशन, ओके मैट्रिक्स बोल दो या ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, देन आई माइनस टी इज ऑल्सो idempotent मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से मेरे पास होगा कि टी अगर इडम्पोटेंट है तो आई माइनस टी भी मेरा इडम्पोटेंट होगा। तो एक तो नोट लिख देता हूं मैं, तो प्रोजेक्शन अपन खत्म करेंगे। तो देखो नोट क्या है, तो वही पुराने वाले नोट है, बस वो इडम्पोटेंट में आप अप्लाई करते रहना। इफ T is 1 1 implies that T is on 2। क्यों? क्योंकि मेरे पास T R2 ओवर R से R2 ओवर R है, डोमेन को डोमेन दोनों सेम है, डायमेंशन सेम है, तो 1 1 हुआ तो ऑन 2 हो जाएगा, ऑन 2 हुआ तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इफ नल स्पेस ऑफ T मेरा 0 है तो इंप्लाइज दैट इमेज ऑफ टी मेरे पास क्या आएगा, ये मैं प्रोजेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है प्रोजेक्शन के लिए ही मैं इसको बता रहा हूं। इमेज ऑफ टी मेरा पूरा R2 ओवर R, तो मतलब इमेज ऑफ टी R2 ओवर R का ये मतलब नहीं कि भाई इक्वल R2 ओवर R, ये मतलब मैं कह रहा हूं कि स्पैन करने के बाद R2 ओवर R आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन मेरा प्रोजेक्शन पे नहीं है, बाकी क्या प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा, या फिर अभी देता हूं, चलो इसको मैं प्रोजेक्शन क्वेश्चन अभी देता हूं आपको। तो लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लेट टी है मेरा v ओवर f से v ओवर f सच दैट रैंक टी स्क्वायर, इसको क्वेश्चन का इसको नोट ही बना लेना ना, रिजल्ट बना लेना इसको, रिजल्ट। क्वेश्चन तो मैं क्योंकि इस पे देना चाहता हूं, मैं प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको। लेट टी वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ मेरा क्या है, रैंक ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी सच दैट रैंक टी स्क्वायर इक्वल्स टू रैंक टी। देन ए ऑप्शन कर्नल टी इंटरसेक्शन इमेज ऑफ टी, यानी कि आर टी, यानी कि आर टी इक्वल्स टू मेरा सिर्फ 0 आएगा। ओके, इडम्पोटेंट। सेकेंड
कर्नल टी स्क्वायर इंटरसेक्शन आर टी स्क्वायर इक्वल टू, ये भी मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एंड सी नलिटी टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी। ये कैसे आएगा ये मैं बताता हूं। देखो इमेज और कर्नल दोनों का इंटरसेक्शन 0 क्यों होता है, पहले वो समझ लो। मान लो इंटरसेक्शन 0 नहीं है, लेट v एलिमेंट ऑफ कर्नल t इंटरसेक्शन इमेज t, मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब v मेरा कहां पे होगा, कर्नल t में होगा। ओके, इसका मतलब t ऑफ v क्या देगा मेरे को, 0 देगा, ठीक है। एंड v एलिमेंट ऑफ आर टी में है, यानी कि इमेज ऑफ टी में है, इमेज ऑफ टी में है, यानी कि मेरे पास टीवी कहां पे होगा, इमेज टी स्क्वायर में होगा, इमेज टी स्क्वायर में होगा। अब यहां से मेरे पास एक चीज, ये मैं एक लिखना भूल गया, इसको लिख लो कि आर टी स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये क्या है, रैंक की तो यानी नंबर है ये, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि रेंज मेरी इक्वल है, ये रेंज मेरी इक्वल है, ये इस चीज को शो कर रहा है। ओके, तो टीवी मेरा इमेज ऑफ टी स्क्वायर में आ गया, और टीवी क्या है मेरे पास, 0 एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ टी स्क्वायर, इमेज ऑफ टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से कि भाई v एलिमेंट ऑफ कर्नल टी है, तो v कहां चल गया मेरा, इमेज ऑफ टी में चल गया, इमेज ऑफ टी में। तो इस हिसाब से पूरा कर्नल मेरे पास इमेज ऑफ टी में आ जाएगा, पूरा का पूरा कर्नल मेरे पास इमेज ऑफ टी में आ जाएगा, यानी कि कर्नल क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। कर्नल क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। कर्नल 0 हो गया, इसका मतलब मेरे पास 11 कंडीशन आ गई, लेकिन यहां पर 11 कंडीशन कोई दी गई नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई कि टी नीड नॉट टू बी 11 क्योंकि आपको बहुत से केसेस में मिलेगा कि टी मेरी 11 नहीं है। एक केस तो मैं अभी बताता हूं कि भाई टी ऑफ x, 0 x, y इक्वल टू x, 0, टी में डिफाइन कर रहा हूं R2 ओवर R से R2 ओवर R, इस तरीके में प्रोजेक्शन ये डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो क्या बना मेरे पास, टी स्क्वायर इक्वल टू टी, ये बन गया। जब आप इसमें इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे तो टी मेरे पास बनेगा 1 0 0 0, भाई 1 0 की इमेज निकालोगे तो 1 0, उसको स्टैंडर्ड बेसिस में बनाओगे तो 1 0 आएगा। फिर 0 1 की इमेज निकालोगे तो 0 0, तो 0 0 कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस में है तो 0 0 कोएफिशिएंट ले लो, एलआई होते हैं तो 0 0 हो गया। अब इसी तरह टी स्क्वायर निकालो, टी स्क्वायर मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, और जब इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 1 0 0 0, तो मेरे पास क्या आएगी 1 0 0 0। अब यहाँ पे रैंक निकालो, रैंक कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी आ गया। लेकिन क्या ये मेरी 11 है, नहीं है, क्यों, डिटर्मिनेंट ऑफ टी और डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर मेरा 0 है, तो टी नीड नॉट टू बी ऑन टू एंड 1 1। लेकिन इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा कर्नल टी मेरा इमेज ऑफ टी में चला जाएगा, यानी कर्नल टी सेल्फ तो है ही नहीं सिवाय 0 के, कर्नल टी सिवाय 0 के कुछ तो है ही नहीं, इससे मतलब कर्नल स्पेस ऑफ टी मेरा 0 हो जाएगा। उस केस में मेरा 1 1 on 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 on 2, लेकिन टी नीड नॉट टू बी 1 1 on 2, और एग्जांपल ये रहा। इसी तरह कर्नल टी स्क्वायर इंटरसेक्शन आर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पे आते हैं थर्ड पर, थर्ड क्या बोलना चाहता है, तो ये आपको हर केस में अधिकतर केसेस में यही मिलेगा, अगर आपकी ये कंडीशन नहीं है तो अधिकतर केसेस में आपको यही मिलेगा कि कर्नल और इमेज दोनों का इंटरसेक्शन 0, लेकिन यहाँ पे दोनों टी होने चाहिए, कर्नल टी आर टी दोनों टी होने चाहिए, यानी कर्नल टी इंटरसेक्शन आर आई माइनस टी ऐसा कर दो, वो गलत है, ठीक है, वो 0 नहीं आएगा। तो एन टी स्क्वायर, अब देखो अपन जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से आर एन थ्योरम, ठीक है, क्या जानते हैं, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। ओके, अब टी स्क्वायर भी कहां से कहा जाएगा, v ओवर एफ टू v ओवर एफ जाएगा, क्योंकि डोमेन को डोमेन सेम है, तो टी स्क्वायर भी मेरा v ओवर एफ टू v ओवर एफ जाएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ v ये क्या बनेगा मेरा रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी स्क्वायर, रैंक टी स्क्वायर प्लस नलिटी टी स्क्वायर ऐसा बनेगा। तो अब माइनस कर दो दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, ठीक है,
ये मेरे पास 0 हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू नलिटी टी माइनस नलिटी टी स्क्वायर, यानी कि क्या बना, नलिटी टी माइनस एन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एन ऑफ टी इक्वल टू एन ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह का मेरा होगा, जब रैंक टी स्क्वायर रैंक टी होगा तो एन टी स्क्वायर इक्वल टू एन टी, यानी कि नलिटी टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी टी। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप आगे भी बढ़ सकते हो कि भाई रैंक टी क्यूब इक्वल टू रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक टी, तो वहां पर नलिटी टी क्यूब इक्वल टू नलिटी टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी टी। इस तरह से अपने को देखना है। ओके, तो एक क्वेश्चन में देता हूं आपको प्रोजेक्शन पर, उसको करेंगे अपन। बड़ा सिंपल सा है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत। तो देखो क्वेश्चन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑन, इस ऑन पे ध्यान देना, फाइंड प्रोजेक्शन ऑन y इक्वल टू एम एक्स अलोंग y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स, कि मुझे y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स के अलोंग मुझे y इक्वल टू एम एक्स पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ओके, अभी मुझे पता नहीं कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो देखो अपन ड्रॉ करते पहले इसको थोड़ा सा, कि मेरी y इक्वल टू एम एक्स कुछ इस तरह की बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। मैंने m को ग्रेटर देन 0 मान लिया, ठीक है, अभी m को ग्रेटर देन 0 मान लिया, तो y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स ये क्या होगी। इस क्वेश्चन में मैंने एक वर्ड छुपाया हुआ है, वो क्या है, उसको अपन फाइंड करते हैं। पहले तो देखो कि y इक्वल टू एम एक्स है एंड y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स है। ओके, अब इस लाइन का y इक्वल टू एम एक्स लाइन का स्लोप क्या है, m1 इक्वल टू m है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन क्या होगी मेरे पास, ये लाइन इस तरह की होगी, क्योंकि m पॉजिटिव है तो माइनस 1 अपॉन m क्या होगा, नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह की होगी। ये मेरे पास क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x, और ये क्या आएगी मेरे पास, y इक्वल टू m x। ओके, सो इसका स्लोप क्या है, m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, तो m1 m2 करके देखो, m1 m2 यानी कि m इंटू माइनस 1 अपॉन m कितना है, माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन मेरे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के बीच मेरे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोजेक्शन मेरा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा। कौन सा प्रोजेक्शन होगा, ये मेरा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा। ओके, अब देखो जब मेरा था कि भाई ऑन एक्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो मेरा क्या था, t ऑफ a कोमा b, या फिर एक्स वाई ले लो, तो ये मेरा क्या था, a0 बनेगा। अगर मैं एक्स वाई लूंगा तो मेरा क्या बनेगा कि भाई x0, ऐसा था मेरा। ऑन y एक्सिस अलोंग x एक्सिस मेरा क्या बनता है, ये 0b, 0b, और यहां पे क्या बनता, या फिर 0y बनता। तो ये तो मेरा जब एक्सिस इस पर था, बट ये मेरे एक्सिस नहीं है, ये मेरे एक्सिस नहीं है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा कि टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश मान लो, ठीक है, टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश मान लो। तो यही पे अपन मानते हुए चलते हैं। आंसर या सॉल्यूशन, लेट प्रोजेक्शन इज टी ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए डैश कोमा बी डैश। ओके, तो देखो दोनों क्या है मेरे, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप मेरे पास क्या बनेंगे भाई, यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे ऑन कर रहे हैं अपन प्रोजेक्शन ऑन y इक्वल टू एम एक्स, तो ये मेरे पास कहां जाएगा, ये मेरे पास किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू एम एक्स पर लाई करेगा। ऑन कर रहे हैं ना, तो ऑन तो मेरे पास इधर आता है, और ये मेरा कहां जाएगा, अलोंग y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये मेरा कोई भी पॉइंट है। ओके, ये y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स पर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके तो अलोंग कर रहे हैं अपन, इसके अलोंग कर रहे हैं, इसके थ्रू नहीं कर, मतलब इससे नहीं कर रहे हैं, इसके अलोंग कर रहे हैं, तो ये y इक्वल टू एम एक्स आएगा, और ए भी मेरा कोई भी पॉइंट होगा, तो मुझे इसके अलोंग करना है इस पर प्रोजेक्शन। तो मेरा स्लोप किस तरह से बनेगा कि भाई बी डैश माइनस बी, या फिर अपन ऐसे जानते हैं पहले तो कि टेंजेंट का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम, जब परपेंडिकुलर होता है। ओके, ऐसा होता है परपेंडिकुलर में, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या बनेगा स्लोप में, बी डैश माइनस बी अपॉन ए डैश माइनस ए, ऐसे जानते हैं, क्योंकि अपन जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन
x2 माइनस x1 इक्वल इंटू x माइनस x1, ऐसे लिखते हैं अपन। तो ये क्या है मेरा, ये स्लोप ही तो है, स्लोप ही तो है। और अलोंग इसके कर रहे हैं, अलोंग इसके, तो इसका स्लोप आएगा इसके इक्वल, यानी कि b डैश माइनस बी अपॉन a डैश माइनस a। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि भाई y इक्वल टू mx पर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि मेरा जो ये a डैश b डैश है वो किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू mx पर लाई करेगा। तो जब ये इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, b डैश इक्वल टू m a डैश, ये आएगा नहीं आएगा, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो अब बस अपना टास्क यह है कि a डैश और b डैश निकाल लो, क्योंकि प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है वही अपने को देखना है। तो यहां से देखो 1 से मेरे पास क्या बनेगा, ये एम बी डैश माइनस एम बी इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ओके, और एम ए डैश इक्वल टू क्या है मेरे पास, बी डैश इक्वल टू एम ए डैश। तो मैं यहां पे रखता हूं एम ए डैश माइनस एम बी इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ओके, तो मेरे पास ये क्या बना, 1 प्लस एम स्क्वायर ए डैश इक्वल टू ए प्लस एम बी अपॉन ये, यही बना अपॉन में यहाँ पे नहीं आएगा कि भाई ये एम स्क्वायर ए डैश माइनस ए डैश। ओके, इधर आएगा तो ए प्लस एम बी, तो इसके बाद ए डैश मेरा क्या बनेगा, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो बी डैश मेरा क्या बनेगा, इस पर रख दो सीधा। तो ए डैश क्या है मेरे पास, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से मेरा प्रोजेक्शन होगा ऑन y इक्वल टू एम एक्स अलोंग y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम एक्स। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन की तो वो नहीं पूछेगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन की मैट्रिक्स बनाना पूछेगा प्रोजेक्शन में, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है नॉर्मली आता नहीं है, और आता है तो बस ये प्रोजेक्शन इस तरह का चेक करवाना होता है उसको बस कि भाई प्रोजेक्शन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन प्रोजेक्शन पे, जिसमें अपन मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो मैंने लिया क्वेश्चन, ओके, टी आर टू ओवर आर से आर टू ओवर आर, ओके, सच दैट टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा 0। अब विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के बेसिस क्या कर दिए, स्टैंडर्ड कर दिए, यानी कि बीटा इक्वल टू बीटा डैश इक्वल टू 1,0 0,1 ये कर दिया। तो देखो टी जो ये बनेगी क्या बनेगी कि भाई टी ऑफ जब आप निकालोगे 1 0 तो मेरे पास क्या आएगा 1 0। ओके, टी ऑफ 0 1 निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास 0 0। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरे पास, टी इक्वल टू 1 0 0 0, इस तरह की मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस में था तो मैंने डायरेक्ट कॉलम में लिख दिया। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर, रिप्रेजेंट मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोशन क्या है इसका, तो टी बीटा बीटा डैश, ठीक है, ये ऐसा डिनोट होता है, ये बीटा बीटा डैश, यानी कि डोमेन का बेसिस मेरा बीटा है, कोडोमेन का बेसिस मेरा बीटा डैश है, कोडोमेन का बेसिस मेरा बीटा डैश है। ये चीज आपको, इस डिनोशन को आपको याद रखना है, ये मैं लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था लेकिन अभी बता रहा हूं मैं कि टी बीटा बीटा डैश, इसको ऐसा, ये डोमेन को शो करेगा, इसको डोमेन को शो करेगा, और ये मेरा कोडोमेन को शो करेगा। ओके, तो और चेंज ऑफ बेसिस होगा तो कुछ ऐसा बोल देगा कि भाई टी बीटा बीटा डैश, यानी कि ये आपको गिवन है, टी बीटा बीटा डैश यानी कि ये आपको गिवन है, तो टी गामा गामा डैश निकालो। तो मतलब क्या है कि भाई डोमेन का बेसिस उसने अब गामा कर दिया और कोडोमेन का बेसिस उसने अब गामा डैश कर दिया, और चेंज ऑफ बेसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने प्रोजेक्शन खत्म किया, नेक्स्ट लेक्चर में अपना रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन खत्म होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।